उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। भारतवर्ष आर्य ऋषि मुनियों की पवित्र पुण्य भूमि रहा है। संसार में आगमन और प्रस्थान का बिंदु हर एक सजीव के व्यक्तित्व से जुड़ा है। मानव और समाज की कहानी एक दूसरे के समांतर चलती है। दोनों एक दूसरे के पर्याय बनते हैं। जिसने अपने जीवन और समाज को शाश्वत मूल्यों और संस्कारों के रूप में अपना व्यक्तित्व और कृतित्व दिया, वही समाज में अपनी छाप स्थायी कर लेता है। सर्वधर्म परिषद में हिंदू धर्म की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करके और विदेश की धरती पर वेदांत की सार्वभौमिकता प्रतिष्ठापित करके और स्वदेश प्रेम और विश्व मैत्री का प्रतिरूप जो स्थायी रूप से रह जाता है, मन में बस जाता है, वो है स्वामी विवेकानंद। मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसी की ज़िंदगी में कभी अंधेरा नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान पर। शो है सुप्रभात धरती धोरारी और मैं हूं आपके साथ कृतिका और मैं हूं आपके साथ प्रणय। आप सभी का अभिनंदन, स्वागत सुप्रभात धरती धोरारी में। कृतिका, आपने बिल्कुल सही कहा। जो इंसान कर्म अच्छे करता है वही निर्माण करता है, और जो निर्माण करता है वही विकास भी करता है, और जो विकास करता है वो हमें आगे बढ़ाता है। आज एक ऐसे ही व्यक्तित्व से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जो निर्माण से जुड़े हैं और समाज के उत्थान के लिए भी कार्य कर रहे हैं। आइए हम मुलाकात करें समाज सेवी श्री एस.एन. गुप्ता जी से। बहुत बहुत स्वागत एस.एन. गुप्ता साहब, सुप्रभात धरती धोरारी के इस मंच पर आप पधारे हैं। और क्योंकि निर्माण से जुड़े हैं तो इसलिए आज बहुत सारी बातें निर्माण वाली होने वाली। बिल्कुल, अब क्योंकि आप निर्माण से जुड़े हैं, आप दिन भर भी व्यस्त, आपकी पूरी दिनचर्या व्यस्त रहती है। इसी बीच आपसे, क्योंकि दिन की शुरुआत मॉर्निंग से ही की जाती है, तो आपकी जो मॉर्निंग होती है वो किस तरह की होती है? देखो, मॉर्निंग में लगभग मैं 5:15 साढ़े 5 के आसपास उठता हूँ जी। और उठने के बाद में पास ही में एक पार्क है, उसमें मॉर्निंग वॉक के लिए वाइफ के साथ निकल जाते हैं हम लोग। अच्छा। वो पार्क है, उसी में एक मंदिर भी है। हाँ। जी। तो मैं थोड़ा दौड़ लगाता हूँ, रन करता हूँ जी। और जब तक एकदम सांस फूल नहीं जाए जब तक मैं दौड़ता रहता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज करता हूँ थोड़ी। जी। उसके बाद घर आ जाते हैं हम लोग। फिर बच्चे स्कूल के लिए तैयार होते रहते हैं। उस टाइम थोड़ी बहुत बच्चों के साथ में इंटरेक्शन भी कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हम लोग तैयार होकर लगभग 10 बजे के आसपास ऑफिस के लिए रवाना हो जाते हैं। ये नॉर्मल रूटीन है। जी जी जी। इससे पहले ज़रूर मैं हेक्टिक रहता था शेड्यूल कि मैं अर्ली मॉर्निंग में उठ के ज़मीनों पे जाना करना, क्योंकि ट्रैफिक कम रहता है ना सुबह सुबह। जी। तो जब ज़मीन पे जाना होता है तो अर्ली मॉर्निंग ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। हाँ। ये नॉर्मल शेड्यूल रहता है। जी जी। निर्माण से जुड़े हैं आप, और निर्माण किसी भी चीज़ का हो, चाहे व्यक्तित्व का हो, चाहे भवन का हो, किसी भी चीज़ का हो, वो बहुत बड़ा कार्य होता है, बड़ी जिम्मेदारी वाला काम होता है। तो इतना बड़ा जो काम है वो किस तरह से संभाल पाते हैं आप? क्योंकि आपका जो काम है बहुत बड़ा है। छोटा निर्माण हो चाहे बड़ा हो, निर्माण होता है। कैसे संभालते इतने बड़े काम को? देखो, काम बड़ा है, मुझे अभी भी नहीं लगता कि बहुत बड़ा काम मैं संभाल रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि अभी तो जो डेस्टिनेशन है बहुत आगे तक है जी। इसमें क्या हमने एक सिस्टमेटिक सिस्टम बनाया हुआ है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। परचेज वाले परचेज का काम करते हैं, सेल्स वाले सेल्स का काम करते रहते हैं जी। जो इंजीनियरिंग स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, वो टेक्निकल काम करता रहता है। अकाउंटिंग काम करता है। तो मेरे को तो सबको कोऑर्डिनेशन करना और गाइड करना रहता है कि जो कोई अगर मान लो गलती है, कमी कर रहे हैं, या उनको सुपरवाइज करना रहता है कि भाई कभी कोई गलत कर रहा है उसको सुपरवाइज कर दो। तो ऐसा टिपिकल नहीं है, बस आपको प्रॉपर आदमी सेलेक्ट करना होता है कि जिस पोस्ट के लिए जिस आदमी को आपने रिक्रूट किया है वो प्रॉपर होना चाहिए, जो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, जो आपका जो पर्पज़ है वो सोल्व कर दे। और उसमें हम लकी है कि हमारे जो लोग हैं बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं। जब हम कोई भी जजमेंट लेते हैं तो पूरा एनालिसिस करके करते हैं, तो बाद में दिक्कत नहीं आती। जजमेंट से पहले हम पूरा उसको एनालिसिस करते थे, जो प्रोजेक्ट हो उसकी क्या वाइबिलिटी रहेगी, रिस्क क्या रहेगी, उसकी बिक्री कैसी है, बाजार कैसा है। टेक्निकल लोग पूरा कानून कायदा सारा, हमारे लॉयर वगैरह सब चीज़ हमें बता देते हैं। तो उसके बाद हमें ऑर्गेनाइज करने में और उसको सिस्टमेटिक कंट्रोल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती।
जितना आगे हम निकल आए हैं, हम लोग भी काफ़ी आगे निकल आए जी। हैं। कई बार दिल करता है कि जो ज़िंदगी जहाँ तक निकल आई है उसकी कैसेट को थोड़ा सा रिवाइंड किया जाए और रिवाइंड करके थोड़ा पहले वाले माहौल में जाया जाए। तो हम आपकी ज़िंदगी की कैसेट थोड़ी रिवाइंड करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। ये बताएं कि शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ के आप रहने वाले हैं, स्कूल कहाँ रहा, कैसी पढ़ाई रही, उस बारे में कुछ ये बताएं। बात आपने सही कही है कि ज़िंदगी जो पीछे जो गुजर जाती है उसको बहुत याद आती रहती है। जी। हाँ, और वो याद जो करने से पीस और चेहरे पर जो- अपने आप मुस्कुराहट आती है। हाँ, बहुत अच्छा। वापस वो आ नहीं सकती है कि इच्छा ये रहती है कि अगर वो दिन आ जाए तो इतना मज़ा आ जाए, पूछो मत। हाँ, देखो, इनिशियल स्टेज पे मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, जी। कानोता के पास में एक श्री रामपुरा गाँव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और बचपन से ही हम लोग मैं बहुत मेहनती रहा हूँ कि पास ही में एक गांव था। हमारे गांव में तो प्राइमरी स्कूल थी, 4th तक मैं हमारे गांव में पढ़ाई की। जी। उसके बाद में प्राइमरी स्कूल लगभग 6-7 किलोमीटर हम लोग पैदल जाया करते थे, जंगल था उसमें से गुजरते थे, 10-12 लड़के एक साथ, जो स्टूडेंट थे सब साथ साथ जाया करते थे। वहाँ पढ़ाई की मैंने। और उसके बाद में स्कूलिंग मैंने माणक चौक, ये दरबार स्कूल है, जी हाँ। इसमें 10th की मैंने। उसके बाद माणक चौक स्कूल में, फिर कॉमर्स कॉलेज में ग्रेजुएशन किया। हाँ, हाँ। और एम को मैंने यूनिवर्सिटी राजस्थान से तो वो जो रास्ता तय होता है ना पैदल, जो कि जी, आजकल जी। तो बच्चे सब स्कूल बसों में और अपनी घर की कारों में जाते हैं, ऑटो रिक्शाज में जाते हैं। आप जिस ज़माने की बात करो उसमें पैदल जाया करते थे, तो खाली पैदल चुपचाप थोड़ी चलते होंगे, कुछ ना कुछ तो शैतानियाँ चलती होंगी बीच में। सत्य नहीं कि देखो, वास्तव में वो चीज़ याद आती है तो बहुत वो एक्चुअली में क्या हुआ करता था कि हम 6-7 किलोमीटर पैदल जाते थे, 10-12 लड़के। जी जी। क्लास में सबसे इंटेलिजेंट मैं था उस अच्छा। टाइम। क्या होता था, टीचर जनरली क्वेश्चन पूछा करते थे पूरी क्लास में कि पर्टिकुलर ये कोई कैलकुलेशन है या ये है कि बताइएगा। तो 1 बाय 1 खड़े करके पूछते थे स्टूडेंट से, और जैसे कोई गलत बताते तो उसको खड़ा रख देते थे, जो सही बताते थे ना उसको उस टाइम पे ये बोलते थे कि भाई इसके मतलब कुछ पनिशमेंट दिया करते थे, हाँ। वो नहीं बताते थे कि हाँ। चांटा मारो या ऐसा कुछ। जी। अब जनरली क्या हुआ कि मैं सबसे छोटा था अच्छा। और इंटेलिजेंट भी था। हाँ तो कई बार जब मैं टीचर क्वेश्चन पूछते थे हाँ हाँ। तो बाकी लोग नहीं बता पाते थे, मैं बता देता था। अच्छा। तो जनरली मेरे को चांस मिलता था हर बार किसी न किसी को पनिशमेंट देने का। जी। और मेरा कभी नंबर आ जाता था बाई दी वे, खुदा ने खास्ता, तो टीचर इतनी सिंपैथी दिखाते थे जनरली क्यों कहते थे नहीं नहीं कोई बाई दी वे, बाकी तो जनरली मैं क्या 100% लगभग सही सही रहता था। तो मेरे को नहीं मिलती थी, तो उससे पनिशमेंट मेरे को नहीं मिलता था। अच्छा। तो उससे क्या, जो बाकी साथ में जो जाते थे ना मेरे पास जो स्टूडेंट, हाँ, साथ वो में जनरली मेरे से चिढ़ते थे। अच्छा अच्छा। तो वो क्या करते थे, वहाँ से निकलने के बाद, स्कूल से निकलने के बाद जनरली अपने बैग मेरे को देते थे सारे। अच्छा अब अच्छा। टीचर तो आपका पक्ष लेंगे, वहाँ पे आपका ज़्यादा हुआ है, तो बोले ये पनिशमेंट मेरे को जनरली दिया करते थे। तो वो सारे बैग मेरे को एक साथ देके ओह। वो फिर चलाते थे। ओह। अब आज वो सब पछताते हैं कि हमने उस टाइम बहुत बड़ी गलती की थी, हाँ, अच्छा अच्छा। क्योंकि वो साथ में। हाँ 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 हाँ। तो वो लोग जो वो दिन है वो वापस याद आते हैं। तो वो भी, और उससे मेरे को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है कि इतना बड़ी मेरे को चाहे वो सजा देते कुछ भी देते, लेकिन हमारा प्रेम व्यवहार आज भी इतना है। और उनकी जो सिंपैथी है ना, वो मेरे को इतनी अच्छी मिलती है कि आज वो मेरा बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा। ये बहुत बड़ी बात है कि बचपन बहुत के बड़ी। दोस्त साथ में, हम तरसते हैं आज कि हमारे वो बचपन के दोस्त कहाँ चले गए। आप खुश नसीब हैं इस मामले में। बिल्कुल। और आप तो जैसे बहुत ही स्टूडियस वाले स्टूडेंट रहे हैं, तो शैतानी भी आपने बराबर की या फिर शैतानी से आप दूर ही जनरली रहे? शैतानी मेरा कभी नाम आया नहीं। जनरली मैं सिंसियर रहा, बचपन से ही सिंसियर रहा, क्योंकि मैं जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो भी मैं किसी पड़ोस में बच्चों को पढ़ा के और कुछ अर्निंग करता था। जब मिडिल में पढ़ा तो भी मैंने कुछ न कुछ किया था। जी। अच्छा जब अच्छा। 10th में पढ़ता था तो मैंने गांव में परचूनी की दुकान भी साथ में की थी, तो मैं कुछ न कुछ वर्किंग करता रहा था। जुझारूपन Initial शुरू से stage रहा आपके साथ में। तो मैंने तो वो जो सारे दोस्त जो बहुत सारे बैग आपको एक साथ दिया करते थे, अपने साथ के टिफिन भी आपको एक साथ दिया करते थे या नहीं? कैसा होता था आपका जो इंटरवल, या आप क्या कहेंगे उसको, छोटा सा इंटरवल में हम लोग खेलते थे, उस टाइम खेला करते थे। उस टाइम खो खो एक अच्छा गेम था, हाँ, वो हाँ, हमारे स्कूल में चला करता था। कबड्डी वगैरह ऐसे गेम खेलते थे। जी हाँ जी। तो बहुत अच्छा स्कूल था, बहुत अच्छा एटमोसफियर था। हाँ, जी। प्रेम अच्छा था, चाहे वो कुछ भी दें, लेकिन साथ में एकदम रहने का एक प्रेम जो था ना, भाव बहुत अच्छा था कि हमेशा वो साथ भी देते थे। जी। और ये पक्की बात है कि आज भी वो लोग मेरा साथ देते हैं कि जब भी कभी, जैसे फाइनेंशियल भी हम लोगों को जुड़ाव है, सब चीज़ें, तो जी हाँ। इतना अच्छा ट्रस्ट लेवल है कि वो लोग हमेशा कोऑपरेट करते हैं ना, हमारे अच्छा प्रेम है। बिल्कुल। आज तो लाइफ पार्टनर आपके लिए खाना बनाती है, पर आपको क्या याद है कि आपकी जब माँ आपको टिफ़िन दिया करती थी, तो कुछ याद आपको कि मेरे टिफ़िन में जनरली ये हुआ करता था? वो देखो, माँ की टिफिन की तो आप सोच ही नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन क्या है, जब मम्मी को पता है कि आपको क्या पसंद है, तो जनरली वो वेट करती रहती है। जब मैं शाम को स्कूल से आता ना, तो जैसे ये मेरे को जैसे दाना मेथी की सब्जी पसंद थी जी। या भिंडी की सब्जी पसंद जी। थी, तो हमेशा स्पेशली तैयार करके रखती थी कि सत्यनारायण आएगा और ये चीज़ बना के रखना। तो वो तो एक बात ही अलग है, बहुत अच्छा प्रेम, और माँ हमेशा सपोर्ट करती थी। आपने भिंडी का जिक्र किया, मैंने थोड़ी खोजबीन की, मुझे याद आया कि आपको दही की भिंडी बहुत पसंद है।
हाँ, दही की भिंडी मैं खुद भी बनाता हूँ। अच्छा, आप मैं- बनाते हैं? हाँ, मैं क्या जयपुर रहा करता था तो खुद ही अकेला रहा करता था, हाँ। उस टाइम मैं खाना खुद ही बनाता था। हाँ। दही की भिंडी वगैरह हम लोग 4-5 दोस्त, और जहाँ मैं रहता था किराए पे, हाँ। तो मकान मालिक वगैरह मेरा इतना अच्छा प्रेम था कि जनरली हम लोग एक जगह खाना बनाते थे। हाँ। तो जैसे मेरे से वो बनवाते थे, भाई दही की भिंडी तू बहुत बढ़िया बनाता बेटा, तू बना। तो अच्छा। मकान वाले और जो सब लोग हैं वो मेरे पास ही बैठ के खाना खाया करते थे हाँ, हम लोग। हाँ, हाँ, हाँ। और एक ही जगह में खाना पकाते थे। जी, मकान जी। वालों से मेरा बहुत अच्छा इंटरेक्शन था, जी। जहाँ मैं किराए पे रहा करता था। तो जनरली वहाँ सारा काम मैं ही संभालता था, मकान का भी। वो एक बेटे के बराबर मेरे को प्यार देते थे। उनका जो खुद का बेटा था वो हैदराबाद रहता था, बिजनेस करता था। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ रहते थे, तो उनकी पूरी सेवा भी मैं किया करता था, और साथ साथ हम लोग जैसे एक फैमिली की तरह रहते जी थे। हाँ। मुझे बेटे की तरह प्यार देते थे, और जब गलती करता था तो डांटते भी वो बेटे की तरह थे बिल्कुल। उनका तो हक बनता है फिर डांटने का। जी, तो आपकी जीवन संगनी तो बड़ी खुशनसीब है, आपको मतलब खाना बनाना तो शुरू से आता है, आज भी उतना ही व्यस्त रहने के बावजूद किचन में जा पाते हैं आप? हाँ, जब कभी मूड होता है तो चले जाते हैं, किचन में चले जाते हैं। बच्चों के साथ में खाना वाना पकाने की इच्छा भी रहती है, जी। कई बार पकाते हैं। फिर उसको सब बच्चे तो थोड़ा ध्यान से भी खाते हैं कि पापा नहीं बनाइए। हाँ, पता नहीं उसमें कैसा अगर कोई होगा, है? कमी है ना तो स्पेशली हाईलाइट होती है, और अच्छा ही होती है तो भी हाईलाइट होती है। मुझे तो ये भी पता चला है कि आजकल मतलब किचन में जब आप जाते हैं तो बच्चों के संग ज़्यादा जाते हैं, और आपकी जो वाइफ है उनके साथ नहीं जाते हैं, ऐसा भी नहीं, कुछ है? वाइफ के साथ भी चले जाते हैं, लेकिन बच्चों के साथ बच्चों को सिखाने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हाँ, क्योंकि बच्चे हमारे बहुत ही अच्छे और सुसंस्कारिक हैं। हाँ। हम चाहते हैं कि अभी ये उम्र है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकते हैं हम बिल्कुल लोग, सही, जी। बिल्कुल कि सही। उससे वो बाद में भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि देखो आजकल एजुकेशन वगैरह, कोई आउट ऑफ इंडिया रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा जी, है, तो हाँ, बाद जी। में फिर उनको दिक्कत नहीं है। इसीलिए मेरी इच्छा रहती है कि मैक्सिमम उनको लर्न करने का सबसे बढ़िया टाइम है। सिखाने के लिए मैं जनरली किचन में भी, स्कूल भी छोड़ने के लिए चला जाता हूँ कई बार। सुबह जैसे मॉर्निंग वॉक से आता हूँ तो साथ में बैठते हैं, घंटे आधे घंटे डिस्कस करते हैं। इवनिंग में हम लोग खाना खाते हैं तो जनरली हम साथ ही खाना खाते हैं, तो कई तरीके की डिस्कशन हो जाए तो उससे सीखने को मिलता है बच्चों को। बिल्कुल। ये बहुत तो, अच्छी बात है कि व्यस्तम जिंदगी में एक बार का खाना हम साथ खाएं। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि इतने व्यस्त आप रहते हैं अपने बिजनेस में, क्या प्रॉपर टाइम अपनी फैमिली को दे पाते हैं, पूरी प्रॉपर फैमिली के साथ टाइम बिता पाते हैं? देखो प्रॉपर टाइम की तो कोई डेफिनेशन अपन दे नहीं सकते, जी, लेकिन जी। मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे शाम को इवनिंग में हम लोग खाना साथ साथ खाएं, और मॉर्निंग में भी 10-20 मिनट बच्चों के साथ नहीं गुजारते हैं तो मन में एक घुटन से अच्छा नहीं लगता। हाँ। कि चलो बच्चे इसको ऑफिस में भी हैं, 7 बज गए तो इच्छा रहती है बच्चे आ गएंगे, चलो जी, जी, ये जी, बच्चों के साथ में बैठना। हाँ। जैसे दिन में भी अगर आसपास में कहीं हूँ तो मैं घर पे आ जाता हूँ, बिल्कुल सही। 10-20 मिनट बच्चों के साथ बैठने में अच्छा लगता है। आपका एक वो समय था जब आप गांव से शहर निकले और शहर से फिर वापस गांव गए। आपने एक बहुत छोटे से बिजनेस की शुरुआत की थी कि शहर से कुछ सामान ले जाके आपने गांव में बेचना शुरू किया। वो समय आपको ज़रूर याद होगा, उस बारे में हाँ बताएं। बिल्कुल, जब कॉलेज लाइफ में था तो मैं कॉमर्स कॉलेज में पढ़ा करता था और डेली अप डाउन करता था, गांव जाया करता था। तो मैं यहाँ से सामान लेके, गांव एक परचूनी की दुकान थी हमारे किराने की, तो हम यहाँ से सामान ले जाते थे और वहाँ बेचते थे, और उसमें बहुत अच्छी रिटर्न बैठती थी। क्योंकि रेपुटेशन मेरी अच्छी रही, जब भी मैंने कोई काम किया ना तो ईमानदारी से किया। तो जब मैंने कॉलेज लाइफ में यहाँ से सामान ले जाके मैं बेचता था तो आसपास की दुकानें बंद हो गई थी, क्योंकि मैं रीजनेबल रेट पे देता था, जी जी जी। पूरी क्वांटिटी देता था, अच्छी क्वालिटी देता था। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा। जनरली मेरे को क्या है, गांव वाले लोग सब अच्छा प्यार करते थे, जी। क्योंकि मैं जो उनकी बात वो बोलते थे उसको मानता था। तो बुजुर्ग लोग थे, बड़े थे, सब जानते थे कि ये सीधा और सच्चा है। तो कोई भी उनको सामान चाहिए, जैसे किसी को फंक्शन है तो मेरे से बोलते थे बेटा ये फंक्शन है, ये सामान ले रहा हूँ। जी हाँ, जी तो मैं बिल्कुल रीजनेबल रेट पे लाके उनको देता था। क्योंकि बाद में जब उनको पता चलता था कि ये रेट है, ये है, तो उनको बहुत खुशी होती थी कि नहीं हमारे को सत्यनारायण ने बिल्कुल अच्छा दिया और जाने की भी दिक्कत खत्म हो जी। गई। तो उससे मेरे को क्या बिजनेस भी मिलता था और सिंपैथी मिलती थी, सपोर्ट भी मिलता था। जी जैसे कोई मेरे को दिक्कत भी रहती थी कि जैसे हम गाँव में हम बाबू सा काकू सा ऐसे बोला करते हैं, जी हाँ, जी हाँ, आज भी बोला तो जाता बोलते है। थे काकू साहब मैं सामान तो ले आऊंगा लेकिन आज पीसा कौन है। तो खुद मतलब इतना एफर्ट करते थे कि अपने घर पे जाके बेटा अपनी वाइफ वगैरह को नहीं सत्यनारायण पीसा कौन, पीसा देके भेजो। तो मतलब वहाँ ऐसा था कि पूरा परिवार था, गांव नहीं था, एक परिवार था। जी, जी, मेरी जो भी समस्या उसका समाधान उनके पास है, हाँ, 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 हाँ। और अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो वो मेरे को रास्ता भी दिखाते। जी, जी, जी। गाँव का वो माहौल। कृतिका, आप गाँव गए हैं कभी? बिल्कुल बिल्कुल गई हूँ, मैं भी वही बात करने वाली थी कि जो गांव की रोटियां होती है ना, जो सिगड़ी में बनती है, घी की रोटियां होती है, उसका जो स्वाद है, उसकी जो खुशबू है, उसकी तो कोई जवाब ही वहाँ नहीं है। चूल्हे के खाने का जो स्वाद है वो भुलाया नहीं भूलता है। बिल्कुल। गांव के उस अलमस्त माहौल में आपने ज़रूर कुछ गाया बजाया होगा आपको, कि रात में जब गांव की चौपालें सजती हैं, खासकर महिलाएं और पुरुष बैठते हैं, बच्चे अटखेलियाँ करते हैं,
तो वो गाना बजाना तो होता है, कुछ याद आ रहा है आपको उस समय का ऐसा कुछ? ये अच्छा लगता है। वैसे राजस्थानी गाने मैं पसंद भी करता हूँ। तो जब राजस्थानी गाने जैसे कोई शादी ब्याह होती थी तो औरतें गाया करती थी तो बहुत अच्छा लगता था। वो जो माहौल था, जैसे आप शाम के टाइम पे जब वो औरतें वगैरह गाने गाया करती थी, किसी की शादी विवाह होता था, बिल्कुल तो बहुत अच्छा माहौल होता था। हम लोग सब बच्चे एक साथ खेलते थे, रात भर जगते रहते थे। गांव में तो एक घर में शादी हो पूरा गांव शामिल हो जाता है। कुछ बिल्कुल। गाना आपको याद आ रहा है, आप कुछ गुनगुनाना चाहेंगे इस समय? गाना बड़ा मजा आएगा आपके गांव के कुछ गाने को जी, सुनकर। बिल्कुल। ये जो पुरानी याद होती है ना, इसको वापस लाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। जैसे मैं एक सुनाना चाहूंगा हल्का हाँ, सा। हाँ, देखो बिल्कुल। पूरा तो मेरे को ध्यान है नहीं, अरे लेकिन नहीं साहब, आप एक पंक्ति ही सुनाए, लेकिन सुनाए जरूर। थारी गाड़ियां री लिखा लिखा चालू मारा छैल माने जय परियो दिखा दो सा। आहा, ओ माने जय परियारा महल प्यारा लागे मारा छैल माने जय परियो दिखा दो सा। ये जो लय और जो उनका भाव था ना, वो बहुत अच्छा लगता था, सुनने में लगता था कि एकदम गांव में ये लय ताल जो होती है ना, अपने आप अपना रूप ले लेती है। बहुत, और इतना अच्छा लगता है और अपने आप मन करता है कि क्यों उठ के थोड़ा झूमा जाए, जो सुना जाए गाने को। और उसका सेंस भी अच्छा होता है। जी हाँ, जी कि जैसे एक लेडी अपने हस्बैंड को, गांव की रहने वाली है, वो जयपुर की सिटी को देखने के लिए या मार्केटिंग करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। जी जी जी। तो वे ऑफ रिक्वेस्ट है वो इतना स्मूथ वे में है हाँ। कि दिल को छूने वाला, कि नहीं ले जाने वाले की इच्छा हो जाए कि हाँ सब चलें। और वो क्या गाड़ियों, मतलब पहले बैलगाड़ी चला करती थी, हाँ, हाँ, हाँ। तो गाड़ी की लीक मतलब बैलगाड़ी के पीछे पीछे जनरली लोग चला करते थे। पहले सिस्टम ये होता था कि बैलगाड़ी में 2-3 लोग बैठ जाए और बाकी लोग पैदल 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 पीछे पीछे चला करते थे। जी। तो लीक का मतलब वो जो रास्ता बनता जाएगा, हाँ, हाँ, उसके पीछे पीछे मैं चलूँ, बिल्कुल, मतलब आपको मैं तकलीफ भी नहीं दूंगी कि आपकी गाड़ी में बैठ के आपकी जगह या तकलीफ दें, और मेरे को सिर्फ जयपुर दिखा दो, मतलब मेरा भाव है कि मुझे जयपुर दिखा दो। जी। तो उससे जो एक भाव नजर आता है वो बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छी खास बात ये कृतिका कि हमारे जो लोकगीत बने ना, वो आपसी बातचीत पर ही सारे लोकगीत बने बिल्कुल। हैं। सेंस निकलता है हाँ, उसका। बिल्कुल सेंस निकलता है। तो वो जो गांव का माहौल था, उससे निकले आपने, स्कूल वगैरह अपना पूरा पास किया, बताएं यहाँ पर भी आप जयपुर आए, कॉलेज का माहौल कैसा रहा आपका? कॉलेज का भी मेरा अच्छा रहा। देखो गांव से जब मैं जयपुर आया था तो मैं 10th में पढ़ा करता था। 9th में मैंने जब एडमिशन लिया था तो जनरली हम लोग गांव से आए थे तो सबसे पीछे बैठता था, किसी से मेरी दोस्ती नहीं थी। अच्छा। और ना ही कोई जनरली बात किया करते थे, क्योंकि जयपुर में एकदम, और मेरे को हेजिटेशन रहती थी कि मैं गांव से आया हूँ, ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होंगे, अच्छे वो कपड़े पहनते थे प्रेस वगैरह के, हम लोग सिंपल पहन के चले। जब हाफ ईयरली एग्जाम हुए तो रिजल्ट जब निकलता था तो जनरली टीचर नंबर बताते थे कि सबके टॉप 1-2 लोगों के नंबर आते हैं ना, उनका नाम बुलाया करते थे। तो जब भी हाफ ईयरली एग्जाम हुए फर्स्ट बार, तो जब नंबर मेरे सबसे टॉप आए थे, अच्छा। तो जब मेरे को खड़ा किया गया तो सब बच्चों को पीछे देखना पड़ा था क्योंकि मैं सबसे पीछे था। जी। तो टीचर ने खुद ने मेरे को सबसे आगे रो में बिठाया। हाँ। फिर सबसे पहले मैथमेटिक्स के, फिर हिंदी के, तो सब सब्जेक्ट में मेरे सबसे अच्छे नंबर आए। हाँ। तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा बढ़ गया कि जैसे मैं सोचता था ना कि ये लोग बहुत इंटेलिजेंट है सब है, उसकी वजह सब लोगों का झुकाव मेरी तरफ रहा कि मेरे को हर आदमी सपोर्ट करने लगा, क्वेश्चन पूछने लगे, मॉनिटर बना दिया। तो उससे अपने आप बूस्टअप मिला मुझे। जी जी। तो आपने बीकॉम के आगे भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी या आपने फिर बिजनेस में आप? एमकॉम भी किया, फिर उसके बाद सीए बना मैं अच्छा। कांडू में। अच्छा, सीए का सफर रहा है, तो आप निर्माण से जुड़े हैं और बड़ा काम आता होगा निर्माण और बहुत। सीए का जो कॉम्बिनेशन है। हाँ, कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो आप जो निर्माण कार्य में जुड़े, क्योंकि आपका फैमिली, आप पहले से इसमें नहीं जुड़े हुए थे, कैसे आपके दिमाग में आया कि आपको निर्माण के कार्य में जाना है, सी में आगे आपको देखो, बढ़ना जब सीए किया हमने तो एनालिसिस करना हमें आता था, सारे डाटा हमारे पास थे, कैलकुलेशन हम कर सकते थे। जी। तो हमने देखा कि देश में मकानों की बहुत कमी है अभी तक, और आने वाले 20-30 साल तक, जैसे अभी आप देख रहे हैं जी। कि चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट आए, उसका जो मोटो होता है, लक्ष्य होता है, जैसे मोदी जी ने भी कहा कि 2021 तक हम 1 करोड़ मकान बना देंगे, जी। पब्लिक को, हर आदमी को छत मिलनी चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। तो रिक्वायरमेंट थी, पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी थी, उसके हिसाब से मकान, एक आदमी को रहने के लिए रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए, बिल्कुल सही। तो एक मकान अवेलेबल होना बहुत जरूरी था। तो मुझे लगा था कि एक इजी टास्क भी है और इसमें स्कोप भी अच्छा है, रिटर्न भी ठीक है और देश सेवा भी है। इससे क्या, आप अपने ग्रोथ को, देश को आगे बढ़ाने के लिए ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ के लिए आपको ये सबसे बड़ा अच्छी एक वे आउट हमें मिला। जी हाँ, जी तो हाँ। मैंने ये चुना कि कमांड भी हमारा ठीक, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना बहुत इजी होता है। अच्छा, अच्छा, इतना अच्छा। पत्थर लगेगा, इतनी बजरी लगेगी, इतनी रिक्वायरमेंट है, ये कैलकुलेशन होगा, इतनी हाँ, लेबर हाँ, लगेगी। हाँ। तो हमारे लिए एक बहुत इजी टास्क नजर आया। अच्छा, आपको आसान लग रहा है, लेकिन एक इंसान जब मकान बनाता है तो वो बेचारा परेशान हो जाता है, उसको लगता है मैं कब तक इस मकान को पूरा कर पाऊंगा, और आप इस काम को आसान बता रहे हैं। देखो, आसान में क्या हुआ कि इस लाइन में मेरा आने का मेन रीजन ये रहा हाँ। कि मैं गांव से बिलोंग करता था, जी। सिटी में पढ़ाई की मैंने, हाँ, हाँ, तो गांव वालों के भी टच में था और सिटी वालों के टच में था। हाँ। तो मैंने एक इनिशियल स्टेज पे एक ब्रिज का काम किया अच्छा। कि सिटी वालों को फार्म हाउस के लिए ज़मीन चाहिए गांव में,
हाँ। अब गांव में उनको खरीदना बहुत टिपिकल है कि कहाँ बात करेंगे, कोई लिटिगेशन हो, और गांव वालों को बेचना कि उनको टाइम पे पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये एक समस्या थी। मेरा ट्रस्ट लेवल गांव में बहुत अच्छा था। तो जैसे कोई आदमी अगर जमीन भी बेचना तो सबसे पहले वो मेरे पास जरूर आता था। अच्छा। सत्यनारायण जमीन बेचनी है, दे दे कि नहीं दे, क्या दे क्या नहीं दे। अच्छा। फिर अल्टीमेटली वो मेरे को ऑफर कर देता था, बेटा तू कर ले ये काम, तू बोले 1 लाख रुपए बीघा ले लेना, 2 लाख रुपए बीघा ले लेना, लेकिन ये काम तू कर ले, मैं तेरे नाम रजिस्ट्री करा देता हूँ। हाँ। क्योंकि मेरे को ये था भी बाद में कोई भी लोग चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, जी तो मैं कंडीशन रखता था भाई पहले मेरी रजिस्ट्री करो, फिर चारों तरफ बाउंड्री बनाओ, बाउंड्री बना के पैसे दे दो, फिर मैं इसको बेचूंगा, फिर पैसे दूंगा आपको। अच्छा। क्योंकि अपने पास अभी पैसे नहीं है। जी। क्योंकि मेरे को इजीली रजिस्ट्री करा देते थे, बाउंड्री बना देता, लिटिगेशन सारे खत्म हो जाते थे। तो मैं शहर में क्योंकि शहर के लोगों से मेरा अच्छा संबंध है, जी, उन्होंने कहा अगर सब चीज़ है तो सत्यनारायण जी अगर आप दिला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो वो मैं अगर मान लो 5 लाख रुपये बीघा खरीद के इनको 8 लाख रुपये का बेचता था, इजीली वो लोग परचेज कर लेते थे। वो कभी भी कोई, और फिर उनको सेटिस्फेक्शन मिलता था कि हाँ इजीली हमारी रजिस्ट्री हो गई, उन्होंने पैसा दिया, मैंने पैसा उनको वापस पहुँचा दिया, तो वो भी खुश और लेने वाला भी खुश। तो उससे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती चली गई। जैसे उनको पैसा दिया तो गांव में जी हाँ, पॉपुलरिटी जी हाँ। नहीं, सही टाइम पे पैसे देते हैं, जी हाँ, सत्यनारायण जी ठीक हाँ, आदमी, जी हाँ। तो उनके पास कोई दूसरा भी कस्टमर आता था तो फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे मिलती थी, चाहे उससे कम रेट ले, वो खुद कहते थे नहीं बेटा तू हमारे को 1 लाख रुपए कम दे दे, लेकिन हम तेरे को देंगे, हम तो कोई फंसना नहीं चाहते कहीं पछड़े। जी हाँ। और सिटी वालों को भी एक ट्रस्ट था कि सत्यनारायण जी आपका अगर है दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, पैसे लो और कर दो आप। ये जो नींव है ये गांव से मजबूत हुई है। बिल्कुल ट्रस्ट और गाँव, ट्रस्ट। क्योंकि गांव वालों ने मुझे एक बच्चे की तरह पाला, एक समझ के बिल्कुल चला, सही। और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, ना ही मैंने कभी चीट की। मतलब आपको आज भी कोई हमारे चाहे 10-20 गांव में कहीं भी आप स्कूल से लेकर कोई ये नहीं कह सकता कि सत्यनारायण ने कभी बचपन में ऐसा गलत काम किया जी, या जी, किसी के साथ में कोई धोखाधड़ी, हाँ, चीटिंग आपको कभी नहीं मिलेगी। मैं बहुत सब लोगों की बड़ों की बात सुनता था। जैसे हमारे पंडित जी थे, जनरली वो मेरी दुकान के सामने जाते थे तो मेरे को जरूर 2-4 बात जरूर कहते थे, बेटा देख इस चीज़ का ध्यान रखना, सुबह उठते टाइम ये काम करना चाहिए, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, भगवान का नाम इस तरीके से लेना चाहिए। तो उन्होंने जो टिप्स दिए थे ना, जी हाँ, जी वो हाँ, टिप्स जी। मुझे आज भी बहुत अच्छे लगते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कि सही। सामने वाले का रिगार्ड करना चाहिए, जब जमीन खरीदने जाओ कुछ भी जाओ तो इस तरीके से आपको हाँ, पूजा हाँ। करके जाना चाहिए, ये करना चाहिए। वाह, वाह, मतलब एक कि आपका भाव कि आप गलत काम कर ही नहीं सकते। जब मंदिर से निकल के आप जा रहे हो ना तो आपकी चीट की भावना आपके पास आ ही नहीं सकती। हाँ, बिल्कुल तो सही है। नेचुरली आप में कॉन्फिडेंस इतना हो जाएगा, आप सच बात बोल दोगे कि नहीं तुम्हारी जमीन तो महंगी, मैं नहीं लूंगा। हाँ, तो उसको थोड़ी देर हो सकता है, कई बार अपने को लगता है उसको थोड़ी देर बुरा, लेकिन वो आप वापस आने के बाद आपको बुलाएगा, नहीं बेटा ये ले लो। तो वो भाव जगाने के लिए उन्होंने मतलब पूरा सपोर्ट किया। तो गांव का मुझे और जो बुजुर्ग हैं मुझे आज भी याद आते हैं, कभी भी हमेशा मेरे को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। जो बुजुर्गों को इस तरह से याद करते हैं, उनके पांव दबाते हैं, उनका जीवन बहुत अच्छा चलता है। बिल्कुल। सच्ची ईमानदारी से आपने काम किया। कह रहे हैं कि ईश्वर का ध्यान करते हैं, जैसा बुजुर्गों ने आपको बताया। आज भी ये संभव हो पाता है कि सुबह सुबह आप सही तरीके से पूजा करके फिर घर से निकले? हाँ, पूजा करता हूँ मैं, बिल्कुल नहाने के बाद पूजा करता हूँ। मंदिर में, हमारे मंदिर हमने मकान में मंदिर बनाया हुआ है, उसकी पूजा बच्चे भी करते हैं हमारे, और मैं भी करता हूँ। जनरली सुबह वाइफ भी अगरबत्ती करती है, जब मैं नहा धो लेता हूँ उसके बाद मैं पूजा करता हूँ। पंडित जी आते हैं। क्या भजन या क्या आरती आप गुनगुनाते हैं, कुछ गा के बताएं। देखो आरती तो जनरली मैं गोविंद देव जी के मंदिर जाया करता हूँ संडे को, हाँ। तो वहाँ आरती बहुत अच्छी आरती बोलते हैं सभी जी, लोग जी, गाते जी। हैं, और वो आरती मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसको गुनगुनाते भी रहते हैं। अरे गुनगुनाइए ना, अच्छी बात है। सुबह सुबह हमारे बिल्कुल। आराध्य देव की आप आरती गुनगुनाएंगे। जी, गाइए गाइए। गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है, वाह। मेरे हाथ में जल का लोटा है, मैं तुम्हें निलाने आया हूँ। मेरे हाथ में जल का लोटा है, मैं तुम्हें निलाने आया हूँ। बड़े प्रेम से नहाओ मन मोहन में, तुम्हें निलाने आया हूँ। मेरे हाथ में केसर चंदन है, मैं तिलक लगाने आया हूँ। मेरे हाथ में केसर चंदन है, मैं तिलक लगाने आया हूँ। बड़े प्रेम से तिलक लगाओ मन मोहन, तिलक लगाने आया हूँ। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तुम्हारे आपके इन सुरों के माध्यम से हमने अपने आराध्य देव गोविंद जी को जी, याद किया है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत ईश्वर को याद कर लिया। सुबह का वक्त है, मैं सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं घूमने चला जाए। बिल्कुल है ना? सैर करी जाए।
तो कहाँ ले चलना चाहेंगे आप? मैं आपको राजस्थान की ही एक जगह की सैर कराना चाहूँगी। हम उदयपुर चलें, आप कहें तो? चलिए ठीक है, उदयपुर ठीक है। घूम के आते हैं। गुप्ता साहब उदयपुर चलते हैं, फिर लौट के आते हैं, आपसे निर्माण के संबंध में बात करेंगे। पहले उदयपुर की सैर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पिछोला झील के किनारे स्थित बागोर की हवेली का निर्माण 18वीं शताब्दी में मेवाड़ घराने के प्रधानमंत्री ठाकुर अमरचंद बड़वा द्वारा करवाया गया था। एक समय मेवाड़ के कुलीन घराने के निवास के रूप में काम में आने वाली यह हवेली लगभग आधी सदी तक जीर्ण शीर्ण अवस्था में रही, लेकिन इसके जीर्णोद्धार के बाद 1986 से इस ऐतिहासिक हवेली में स्थित है पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। इस हवेली में 138 कमरे, बरामदे, गलियारे और झरोखे बने हुए हैं। इसमें पश्चिमी राज्यों राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले संग्रहालय का अपना अनुपम वास्तुशिल्प है। बागौर की इस ऐतिहासिक हवेली में हमें देखने को मिलती है एक झलक राजस्थान के फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। सारंगी, नगाड़ा और ढोलक जैसे न जाने कितने लोकवाद्य दर्शाए गए हैं यहाँ। ये झांकी है श्रीनाथ जी की, जो हजारों लाखों लोगों की आस्था के केंद्र हैं। साथ ही इस परिसर में हम साकार देखते हैं पुरानी पेंटिंग्स, यहाँ के राजसी वैभव और जीवन शैली को। आज हम बात कर रहे हैं निर्माण से जुड़े व्यक्तित्व, समाज सेवाकारी श्री एस.एन. गुप्ता जी से। और अभी हम उदयपुर की सैर कराई करी। आपने हमें। बड़ी ही खूबसूरत जगह है उदयपुर। आपका कभी जाना हुआ उदयपुर?
उदयपुर मेरे ससुराल है। अरे वाह। और अपनी स्कीम भी है एक, हाँ हाँ। बहुत बड़ी 1000 बीघा की टाउनशिप है, उदयपुर में ही है। अच्छा, उदयपुर अच्छा। ली भी हमने इसीलिए कि बहुत अच्छी जगह है, जी टूरिस्ट प्लेस है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और- झीलों की नगरी है वो हाँ, तो। झीलों की नगरी है। जी बड़ी बड़ी शादियाँ जो होती है, जी बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की शादियाँ उदयपुर में होती हैं। बिल्कुल। तो उदयपुर के साथ साथ और कहाँ कहाँ आपका जाना हुआ? आपने राजस्थान में और क्या क्या कहाँ कहाँ जाना हुआ आपका? देखो राजस्थान में तो बहुत सारे सिटी और देखे हुए हैं मेरे। और इंडिया में आप देखें? इंडिया में भी सब जगह लगभग, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता जाते आते रहते हैं हम लोग, जी। हैदराबाद, बेंगलोर, जी घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं, बिजनेस के पर्पज से भी और घूमने के पर्पज से भी। जी जी जी। जी जी। जैसे दार्जिलिंग वगैरह इधर की तरफ घूमने जनरली हम हर हाँ। साल 2 साल बाद बच्चों के साथ जाए। घूमने जाते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं हाँ हाँ आप, हाँ, बार आउटिंग के गंगटोक, लिए। दार्जिलिंग वगैरह सब, जी आसाम की तरफ। जी हाँ जी हाँ। अभी हम लोग जो देख रहे थे उदयपुर की जो हवेलियाँ थी, इस तरह का निर्माण था, ये आज तक वो हवेलियाँ खड़ी हैं, किले हैं, और पुराने जो राजा महाराजाओं के ज़माने के जो रहने के महल हैं वो आज भी खड़े हैं। और हम आज वो सीमेंट वाला, कंक्रीट वाला एक जंगल खड़ा कर रहे हैं, जो बिल्डिंग बना रहे हैं। आप क्या अंतर महसूस करते हैं पहले की बनावट में और आज की जो बनावट है? कुछ अंतर है दोनों में? क्योंकि पहले की तो कितने हज़ारों साल पुरानी जी बिल्कुल बनावट क्योंकि है। एक्चुअल में क्या, परिवर्तन संसार का नियम है जी जी। और हर चीज़ में परिवर्तन आता है। पहले जो बनाए जाते थे मकान, वो लगभग 100, 200, 500 साल के हिसाब से बनाए जाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें जो मटेरियल यूज़ में लेते थे वो नेचुरल जो मटेरियल था वो सारा काम में लेते थे। और उनकी जो एज होती थी लगभग 500-1000 साल तक। जैसे आज भी आपको पुरानी दीवारें, पुराने मकान नॉर्मल, क्योंकि बड़े पत्थर होते थे, मोटे पत्थर होते थे और पूरी मेहनत करके बनाए जाते थे। जी जी जी। अभी जो बनाए जाते हैं वो 500-1000 साल के हिसाब से नहीं, 100-150 साल की एज के हिसाब से बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों? ये क्योंकि सोचने जैसे का आयरन अंतर का है। स्ट्रक्चर है, हाँ। तो आयरन एक न एक दिन तो खराब होगा ही होगा, जी, जी जी जी। जी। तो वो 100-150 साल के हिसाब से बनाए जाते हैं। और ऐसा जो- क्यों? हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम सिर्फ 100-150 साल के लिए बिल्कुल। बनाएंगे? क्योंकि तो परिवर्तन के हिसाब से आदमी की सोच धीरे धीरे चेंज होती जाती है कि अब और भी जो अब जो नए मकान बनाए जा रहे हैं वो आपको 25-50 साल के हिसाब से, कि वो चाहते हैं कि 50 साल बाद में हम चेंज कर लेंगे मकान। अच्छा। जनरली आजकल के बच्चों से आप पूछोगे तो पूछेंगे नहीं नहीं पापा, अब साल 2 साल बाद फिर अपन मकान चेंज करेंगे। हाँ। तो सोच इस तरीके की हो गई। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। और पहले मकान बनते थे तो वो ये सोचते थे कि हम आने वाली 2-4 पीढ़ी इसी में रहेगी, हाँ जी बिल्कुल। तो वो सोच चेंज होगी ना। बिल्कुल। पहले के अगर हम देखें तो पहले मकान बनाया करते थे, अब फ्लैट्स बनते हैं। हाँ। जहाँ फ्लैट्स में लोग रहते हैं कि एक ही साथ बहुत सारे फैमिलीज आजकल फ्लैट्स में रहते हैं। तो आपका भी जनरली यही होता है कि फ्लैट्स में ही ज़्यादा निर्माण होते हैं आजकल की जितने बनते हैं? देखो पॉपुलेशन बढ़ गई है और जो लैंड है वो एरिया थोड़ा कम है, तो कम फ्लैट होता की जा जो रहा है। कल्चर है विदेशों में भी बहुत है हाँ जी। और इंडिया में बढ़ता जा रहा है, होना भी चाहिए। क्योंकि कम एरिया में मैक्सिमम लोगों को अगर आपको रखना है तो फ्लैट कल्चर कंसेप्ट को काम में लेना ही पड़ेगा। तो अब गवर्नमेंट भी जैसे मकान बना रही है तो फ्लैट ही बना रही है कि G+8, G+4, जी हाँ, उससे जी। एक कम एरिया में मतलब कम ज़मीन का यूटिलाइजेशन करके जी हाँ। मैक्सिमम लोग उसमें रह सके, उनमें फैसिलिटी इजीली अवेलेबल हो सके। क्योंकि एक जैसे कैंपस होता है उसमें 400-500 लोग एक जगह रहते हैं, तो उनको जो सुविधाएं देनी होती है गवर्नमेंट को, तो एक ही जगह मिल जाती है। जी तो जी। रहने वालों के लिए भी कंफर्टेबल रहती है, चाहे सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, फैसिलिटी हो, पानी की हो, बिजली वगैरह सारी सुविधाएं हैं। आपको सर्वेंट वगैरह चाहिए, तो एक जगह सर्वेंट क्वार्टर बन गए, 20 सर्वेंट रह रहे हैं, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। 500 लोग हैं, तो इजीली वो सर्वाइव कर जाते हैं, सब फैसिलिटी मिल जाती है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन मिल जाता है। फ्लैट गुप्ता कल्चर साहब, में कोई बुराई नहीं। हाँ, हम निर्माण में जुड़े हैं आज और एक निर्माण करते जा रहे हैं, कंक्रीट जंगल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कुछ ऊंचाई पे खड़े होकर कि ये जो कंक्रीट जंगल दिख रहा है, हरियाली कहीं ख़त्म हो रही है। ऐसा तो नहीं होगा एक दिन कि सिर्फ कंक्रीट जंगल रह जाएगा और अनाज उगाने की जो ज़मीन है वो ख़त्म हो जाएगी? नहीं नहीं, देखो अभी भी खाली ज़मीन बहुत है। जैसे आप जाएंगे तो हज़ारों किलोमीटर खाली ज़मीन। सबसे पहले अपने को जो जितनी भी खाली ज़मीन है उसको प्रॉपर अगर यूटिलाइजेशन कर लें तो भी बहुत है। कि आप जैसे अभी किसी भी हाईवे पे चले जाइए, रोड पे चली जाइए, जंगल तो बहुत दूर की बात है, हाईवे पे जाएंगे तो लेफ्ट और राइट में खाली ज़मीन मिलेगी आपको हज़ारों किलोमीटर तक। जी हाँ जी हाँ जी। तो सबसे पहले अपने को उनको यूटिलाइज भी करना ड्यू है अभी तो। उनको अगर प्रॉपर आप एग्रीकल्चर पर्पज से, ग्रीनरी पर्पज से यूज़ करेंगे तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और रहने के लिए मकान तो चाहिए। जब पॉपुलेशन आपकी इतनी है तो पॉपुलेशन को रहने के लिए मकान तो आपको बनाना ही पड़ेगा। जी। तो नॉर्मल मकान बन रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ना ही कंक्रीट का जंगल बन सकता, क्योंकि एक नेचुरल चीज़ है कि डिमांड एंड सप्लाई होती है। बिल्कुल। जब डिमांड खत्म हो जाएगी, रहने वाले लोग अगर मकान की डिमांड कम कर देंगे या नहीं होगी डिमांड, तो बनाने वाले बनाना बंद कर देंगे। बिल्कुल सही। और बनाने वालों ने ज़्यादा बना दिया तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, तो अपने आप वो सस्ते हो जाएंगे, उनको नुकसान लगने लगेगा तो वो नहीं बनाएंगे। जी जी। इतनी नेचुरल प्रक्रिया है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी। है। ना तो एक्सेस होना है, कोई थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, जी जी। ना शॉर्टेज रहेगी। चलिए, आपने एक समस्या का समाधान तो बिल्कुल आपने कर कि- दिया। कृतिका ने मुझे सुबह सुबह बताया कि जो निर्माण आप कर रहे हैं उसमें एक बहुत अद्भुत निर्माण आप करते हैं, वो मंदिरों का निर्माण है। बिल्कुल। कुछ मंदिर आपने बनाए हैं। ये मंदिर निर्माण के पीछे क्या सोच रही है आपकी?
देखो हम लोग आध्यात्मिक आदमी हैं और जी। एक मन में एक रहती है कि सुबह सुबह भगवान की पूजा करें, भगवान का काम करने से अपना मनोबल बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, उससे रिस्क लेने की, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी आदमी की मन की बढ़ती है। बहुत सही कहा। कि उसके मन में ये रहता है कि भगवान मेरे साथ है, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो साथ देगा। तो आदमी क्या मैक्सिमम रिस्क ले लेता है, अच्छा, और उससे अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। जी क्योंकि भगवान से पूजा करके जाते तो गलत काम कर नहीं सकते, नहीं कर सकते। ये मन में भाव भी रहता है और आदमी की आस्था रहती है। तो आप अच्छा काम करेंगे तो सब लोग साथ देंगे, क्योंकि सबके आत्मा और मन है। अगर आप सही काम कर रहे हैं, जैसे मैं अगर शुद्ध मन से बैठा हूँ, आप मेरा सपोर्ट करेंगे, 100% करेंगे, बिल्कुल सही। उससे अपने आप बिजनेस भी बूस्टअप होता है और आगे। तो हम कोई भी स्कीम बनाते हैं, कोई भी कॉलोनी बनाते हैं, तो उसमें मंदिर का निर्माण जरूर करते हैं। हम लोग भी पूजा करते हैं और जनरली मैं सोशल संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, जी, उसमें जी, मंदिर वगैरह का काम चलता रहता जी। है। हम सहयोग करते हैं, हम सोचते हैं जो कमा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ पार्ट भगवान के नाम का, देश के नाम का, समाज के नाम का हमें देना चाहिए और बिल्कुल। उसको हम पूरा करने के वही सोच के साथ हम देते हैं। हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, हम किसी कोई आता है जी, तो हम जी, सोचते हैं हमारी ड्यूटी, क्योंकि जिस सोसाइटी में अपन रह रहे हैं जी हाँ, उस जी हाँ। सोसाइटी जितना सब कुछ पा रहे हैं, जी हाँ, जी उसके प्रति अपनी लाइबिलिटी तो जनरेट जी हुई हाँ, है। जहाँ से बिल्कुल, लिया है बिल्कुल। वहाँ भाई देना जिस भी समाज में चाहिए। रह रहे हो समाज ही तो हमें दे रहा है। जी आप और हम क्या है, समाज हमें रेपुटेशन दे रहा है, काम दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, सहयोग दे रहा है, उसके प्रति हमारी लाइबिलिटी है और वो हमें चुकानी चाहिए। किस तरह के बिल्कुल। सामाजिक कार्य आप कर आप- पाते हैं अपनी व्यस्तम हाँ जिंदगी जी। में? देखो जितना बन पाता है उतना, जो भी कोई संस्थाएं हमारे साथ में जुड़ी रहती है, आते हैं लोग, हम उसके साथ में जुड़ते हैं, सहयोग करते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय वैश्य समाज है, उनका मैं पैटर्न मेंबर हूँ, जी जी। जी जी जी। वहाँ हम लोग जुड़े रहते हैं। हमारा खंडेलवाल समाज है, उसका अखिल भारतीय खंडेलवाल वैश्य महासभा है, उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जी जी जी। जैसे श्याम भजन संध्या है, हम्म। उसमें उन लोगों ने मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी हुई है। क्या बात है। तो जो सोशल संस्थाएं होती है उससे जुड़ने में हमें अच्छा भी लगता है। जब हाँ, सब लोग हाँ, भी बैठते हैं सबके साथ में, भगवान का काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उससे एक आदमी का जो फालतू का इधर उधर जो दिमाग का जी। डाइवर्जन जी। कम होता है और सपोर्ट मिलता है। जैसे अफोर्डेबल, हाँ। हम लोगों ने अफोर्डेबल हाउसेज बनाए गवर्नमेंट के जी हाँ, साथ। जी हाँ, जी। जी हाँ। तो गवर्नमेंट का मोटो था कि बिना प्रॉफिट बिना लॉस के काम बनाना है। हाँ बिल्कुल तो सही। हम लोग बड़े बड़े बिल्डर थे, वो सब बैक हो गए थे क्योंकि प्रॉफिट के बगैर काम नहीं है। जी, जी, हम जी। आगे आए हाँ क्योंकि हमारे मन में भावना ये थी, गरीबों का काम करोगे तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल, पर आप बिल्कुल। सोच भी नहीं सकते कि उससे हमारा मन इतना खुश हुआ कि आप बिना प्रॉफिट बिना लॉस के मकान बना, हो सकता है उसमें कुछ लॉस भी लग रहा है, जी लेकिन जो बेचारा रिक्शे वाला है जिसको कभी छत नसीब नहीं हो सकती, जी हाँ, जी हाँ, जी जो हाँ। सोच नहीं सकता 5,000 में मैंने कमा रहा है, जी उसको गवर्नमेंट ने मकान दिया, गवर्नमेंट ने किया और हमने साथ में सहयोग दिया। जी तो उससे उनको जब मकान के नीचे जाके देखते हैं और छत देखते हैं, मकान देखते हैं, उनको इतनी खुशी होती है और उनसे जो धुआं निकलती है आप सोच भी नहीं सकते। आत्मिक शांति का और अनुभव साथ होता में है। उनके हाँ। चेहरे की जो मुस्कान होती जी। है, उसी से ऐसा लगता है कि काम हमारा पूरा अच्छे से हो गया। आप बहुत ही सही देखो, बोला आपने। हाँ हमारा एक अफोर्डेबल हाउसेज हमने बनाए थे जी 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 जी। 2-3 साल पहले। हम्म। तो एक मूर्ति हमने मंगाई थी सिकंदरा से, हमारा अच्छा। स्टाफ लेके आया और लाके यहाँ, उसने बस या ट्रक पता नहीं कहीं से लेके आया, लाके यहाँ वो सिल्वर सोइल इंडस्ट्रियल पार्क है हमारा शिखर रोड पे, वहाँ उसको लेके जाना था। हाँ। तो उसने किसी टैक्सी वाले से बोला, गाड़ी वगैरह में ले जाना टिपिकल था, हाँ हाँ तो टैक्सी वाले से बोले वहाँ जाना है, बोले SNG के यहाँ, हाँ। वो टैक्सी वाला बोलता है, हाँ, बोले हाँ, तो बोले हाँ ठीक है मैं ले जाऊँगा। तो एड्रेस बताने लगा, उसने कहा नहीं नहीं मैं जानता हूँ ले जाऊँगा। हाँ, हाँ, तो बोले साहब तेरे को कोई पैसे टके, बोले नहीं नहीं मैं ले लूँगा। हाँ तो उसने पूछा भाई ऐसा क्या है कि तुम पैसा भी नहीं तय कर रहे हो, ले जाने के लिए भी तैयार हो, उठा के रख रहे हो जी ऐसा। तब उन्होंने बोला कि मैंने SNG के यहाँ अफोर्डेबल में मकान लिया है, मुझे बहुत खुशी है कि इतने सस्ते जब वो हमारे लिए इतना कर सकते तो हम क्या उनके यहाँ इतना सा भी नहीं कर सकते। जी, तो उस जी। आदमी का भाव देखो आप, जनरल आदमी जो जानता नहीं है, टैक्सी चलाता है, भाई आप देखो बड़े बड़े लोग दिखावटी तो खूब कर लेते जी हैं, हाँ, लेकिन जी। टैक्सी वाला आदमी अगर आपके प्रति ये सोच रहा है, समझदार, अच्छी बात है। इससे हाँ। बढ़िया और क्या ही कमाई चाहिए आप। बिल्कुल सही बात है। आप मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, जी हाँ। वैसे आप आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़े हैं, उसके भी जयपुर चैप्टर के आप चेयरमैन हैं। किस तरह से जोड़ते हैं आप लोगों को उसमें? देखिए क्या श्री श्री रविशंकर जी ने आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना की थी और बहुत अच्छा चल रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग में क्या जीवन जीने की कला सिखाई जाती है कि आपको ब्रीथिंग के द्वारा, श्वसन क्रिया के द्वारा निरोग रहना और स्वस्थ रहना, हम्म। एक्टिव रहना, जी, ये जी, सिखाया जी। जाता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव कार्यक्रम है ये। इसमें क्या सुदर्शन क्रिया एक हमारा कोर्स होता है, एक जी। बेसिक कोर्स होता है, एक एडवांस कोर्स होता है। तो जनरली बेसिक कोर्स सब कोई आदमी कर लेता है तो इतना खुश रहता है क्योंकि सुबह सुबह आपको आधा घंटा 1 घंटा सुदर्शन क्रिया कर लेते हैं तो आपको हार्ट की डिजीज होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। जो भी लोग आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हैं उनकी बीमारियां बहुत कम होती हैं। अच्छा अच्छा उनके चेहरे का ग्लो आप खुद देखेंगे ना हाँ, साल 2 साल हाँ, बाद, हाँ, हाँ। तो इतना अच्छा है क्योंकि वो श्वसन क्रिया से आपका शरीर की पूरी बॉडी एकदम एक्टिव हो जाती जी। है। तो पीस स्ट्रेस फ्री, क्योंकि गुरुजी का यही इच्छा है कि इस विश्व को स्ट्रेस फ्री बनाए हाँ हाँ और खुशी से लोग जी। जिए। और वास्तव में आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ने के बाद में स्ट्रेस बहुत कम हो जाता जी है। हाँ। सुबह घंटे आधे घंटे अगर सुदर्शन क्रिया क्या बात बेसिक है। कोर्स वगैरह कर लेते हैं तो लोगों को हम लोग जोड़ते हैं, सिखाते हैं और वो लोग आते हैं, एक बार सीखते हैं
क्योंकि जनरली जितने भी डिवोटीज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत कम, मतलब कोई रेम्यूनरेशन वगैरह नहीं लेते, वो देश समाज सेवा से जुड़े रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें सबसे खुशी की बात ये है, कोई जाति बिरादरी कोई नहीं है, सब सिर्फ एक समान इंसान है, बिल्कुल। हाँ, और इंसान को क्या बेनिफिट मिलना चाहिए, फ़ायदा मिलना चाहिए अच्छा जीवन जीने के लिए, जिससे स्ट्रेस फ्री और अच्छा खुशी से वो जीवन गुजार सके। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग में है, इसीलिए मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, मुझे बहुत खुशी भी है। आपने आर्ट ऑफ लिविंग की बात की और आपने जो बीमारियों से बचने का मार्ग बताया, बड़ा अच्छा बताया है। मुझे लगता है क्यों ना हम भी कुछ अपने दर्शकों को ऐसे गुर बिल्कुल। बताएं जिससे उनका जो सुबह की दिनचर्या है उसमें एक बदलाव आए और जीवन उनका सफल। क्यों ना योग के कुछ गुर सीखे जाएं, अगर आप तैयार हैं बिल्कुल तो योग के कुछ गुर सीखते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। ये है पावर योगा। इसमें अगर आप योग करते हैं, योग में आपका वेट ना तो कम होगा ना ज़्यादा होगा, मेंटेन हो जाता है। लेकिन पावर योगा में आपका वज़न 3 महीने के अंदर लगभग 15 किलो वज़न कम होता है। जो इसको एक नई स्टिक से निकाली मैंने एक्सरसाइज। डंडा आखिरी छोर से पकड़े सब, पैरों को खोलें, इतना खोलें जितना पैर का डंडे का नाप है, इतना खोलेंगे। साइड्स कम करने की एक्सरसाइज होगी ये वाली। कमर का दर्द, शोल्डर का दर्द, माइग्रेन, ये चीज़ सब दूर होती है। डंडे का आखिरी छोर पकड़े सब, हाथ ऊपर करें, पैरों की पोजीशन अंदर की तरफ रहेगी, हाथ ऊपर, लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, उल्टे हाथ की तरफ टर्न करिए, टर्न करिएगा, आपकी साइड्स कम होगी, कम करिए, यस, साइड चेंज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। हाथ नीचे कर ले। ये पहला स्टेप हुआ आपका साइड्स कम करने का। दूसरा, हाथ सामने रखें बिल्कुल, और इसमें कमर में भी खिंचाव आएगा हल्का सा, घबराना नहीं है इसमें। और लेफ्ट साइड टर्न करें, लेफ्ट साइड, राइट साइड, 1 2, घुटना सीधा रखें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्पीड पकड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो हमने सीखे स्वस्थ रहने के कुछ गुर। मैं अब आपके घर थोड़ा चलते हैं हम, वैसे तो नहीं देखा लेकिन फिर भी चलते हैं एक छोटी सी विजिट करते हैं। ये बताइए कि आप जो इतना व्यस्तम काम करते हैं, इतना बड़ा काम करते हैं, घर में कोई सपोर्ट करता है आपको आपके यही काम में? बिल्कुल, सब घर वाले सपोर्ट करते हैं। मेरे बच्चों के संस्कार भी बहुत अच्छे हैं, वाइफ भी बहुत अच्छी है। कि जनरली जैसे हम लोग 5 बजे के आसपास उठ जाते हैं, जी हाँ, बताया तो आपने। बच्चे भी 5 बजे उठ के 6 बजे तक योगा करते हैं। अच्छा अच्छा छत अच्छा। पे जाके टीचर आता है, 5 बजे टीचर आ जाता है। अरे वाह। तो हमारे तीनों बच्चे जाके योगा करते हैं, बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। कभी हमें दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि बेटा आप टीचर आ गए, आप चले जाओ। खुद ऑटो मोड पे, कि हम बोले या नहीं बोले, जैसे मैं घूमने निकल जाता हूँ तो ये अपने हिसाब से सुबह चले जाते हैं और बहुत खुश रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। एक घंटा योगा करते हैं। तो बच्चों का बहुत सपोर्ट रहता है, उनकी सोच भी पॉजिटिव है। जब भी मेरे को कोई दिक्कत आती है, कोई मेरे को मेजर जजमेंट लेने पड़ते हैं, तो मेरी सबसे बड़ी गुड़िया है तनु, तो जनरली मैं डिस्कस करता हूँ तो खुद बहुत इंटरेस्ट लेती है। पापा ऐसा नहीं, आप इसको ऐसा करो। और जो उसके जो सजेशन है, वास्तव में खुद भी रीड करता हूँ कि वो इतना एडवांस सजेशन देती है कि बहुत अच्छा लगता है। उससे अपने खुशी रहती है कि अपने फ्यूचर लगभग ब्राइट। बड़ी बिटिया का आपने कनु बताया, तनु, और मीनल। तनु, हाँ, 2 और प्यारे बच्चों के नाम क्या हैं? दूसरी 2nd नंबर की गुड़िया है, उसका नाम पूर्वी गुप्ता है। अच्छा। वो सेंट एंसेम्स में पढ़ रही है। और जो तनु है, उसकी यहाँ से पढ़ाई पूरी हो चुकी। अब वो जी। बैचलर डिग्री के लिए अरे यूके वाह। में मैनचेस्टर में एडमिशन जी हो जी चुका है जी उसका। जी। जी खुद ही ने अपने प्रयासों से उसने एडमिशन लिया है। क्या बात। आप देख ली, काउंसलर वगैरह भी खुद ही ने ये सेलेक्ट प्रेरणा किया। उनको उसको आपसे ही मिली है? वहाँ का एकोमोडेशन भी खुद ही ने। हाँ। और अभी जैसे वीजा वगैरह के प्रोसेस पे तो खुद जी। अकेली जाके उसने सब मतलब खुद कर लेती है। और जो तीसरा प्यारा बच्चा है वो उससे मिलवा दें। पार्थ भी बहुत इंटेलिजेंट है। पार्थ गुप्ता बड़ा है। खूबसूरत पार्थ के नाम नाम। से हमने पार्थ सिटी जो जी, नाम जी। दिया, वो पार्थ के नाम से जी, दिया जी, था हमने। जी। तो बहुत ही सिंसियर है और मेहनती है। जैसे योगा में अब सबसे छोटा है, जी। लेकिन उसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। योगा टीचर भी कहते हैं कि इसको इतनी अच्छा लगता है योगा वगैरह। उसको प्रणाम करना, पाँव छूना, नमस्ते करना, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है।
ये सुबह सुबह योगा करके फिर दूध लेने जाता हूँ। जी फिर दूध लेके आके फिर उसके बाद में अपने सारी खुद तैयार होता है, तैयार होकर स्कूल जाता है। अरे वाह। स्कूल से वापस आके जी जी जी। फिर बैडमिंटन वगैरह, बास्केटबॉल वगैरह खेलना करना, वो सारा अपना प्रोसेस। कई बार काम में इंसान ऐसे फंस जाता है कि वो कहीं ना कहीं अटक जाता है, उससे निकल नहीं पाता। जी। घर में कोई आपको उस उहापोह से बाहर निकालने में मदद करता है? हाँ, बच्चे करते हैं। बच्चे मेरे को ऐसा जजमेंट देते हैं कई बार कि ऐसा जो मैं सोच भी नहीं सकता कि नहीं पापा आप इसको ऐसा करो, ये आपको ऐसा करना चाहिए प्रॉपर, वो आदमी ठीक नहीं है, आप इसकी जगह इनको रिक्रूट कर लो या ये काम करो मत करो। अच्छा, इस मामले में आपकी जीवन संगनी कहीं आपकी हेल्प कर पाती हैं? हाँ, करती है, वो भी करती है, लेकिन वो बच्चों पे पूरा ज़्यादा ध्यान देती है। अच्छा। बहुत अच्छी बात है कि उससे बच्चों का ध्यान बिजनेस की तरफ ज़्यादा है जी और वाइफ का ध्यान बच्चों की तरफ ज़्यादा है, तो हमारे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जी है। हाँ, जनरली हमारे कॉम्बिनेशन सब जगह ही प्रभु ने ऐसा साथ दिया है कि हर जगह जैसे हम आलू की सब्जी बनाते हैं जनरली, तो जैसे झोल की सब्जी होती है तो एक बच्चे को आलू पसंद है, दूसरे को झोल पसंद है, आलू में दिक्कत ही नहीं आएगी। एक इतना अच्छा कॉम्बिनेशन और भी बिल्कुल। सुनने को मिला है कृतिका मुझे, कि आपकी जो जीवन संगनी कई बार फोन पे कहती हैं कि घर में खमन बना है और पाव भाजी बनी है और आप फटाफट सारा काम समेटते हैं, तुरंत घर पहुंचते हैं। क्या खास होता है उसमें ऐसा? नहीं, बहुत अच्छा बनाते हैं खमन। अच्छा। अगर आप भी खाओगे तो आप सोचते रह जाओगे, इतना ओहो, अच्छा है। एक तो आज घर में बनाना बिल्कुल खाना नेचुरल चाहिए। चीज़ बहुत अच्छा है। पाव भाजी वगैरह भी जब बहुत ही अच्छी, जी। मतलब अच्छी बनाती है, बहुत दिल से बनाती है, बहुत अच्छी बनाती है कि मैंने आज दिन तक इतनी अच्छी पाव भाजी और भी सब घरों में खाई, लेकिन पाव भाजी और खमन मैंने अभी तक किसी के यहाँ इससे बढ़िया नहीं खाई। जी अरे अच्छा। वाह। हो। बहुत अच्छी बनाती है। तो क्यों ना कुछ नाश्ता किया जाए, आप तैयार हो तो? बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। चलिए, कुछ नाश्ते की चीजें देखो, हमने मकान ही बनाया तो हेरिटेज के हिसाब से, जैसे आज हमारा मकान है वो छतरियाँ। अच्छा। मकान देखोगे हाँ। कॉर्नर पे चौराहे का, जी, जी। छतरियाँ वगैरह, खुला खुला मकान है। हाँ, हाँ, हाँ। बच्चे भी पूरी संस्कृति के हिसाब से, पुरानी संस्कृति के हिसाब से हाँ, हम लोग हाँ। वर्किंग करते हैं। जी तो हम जॉइंट में रहना, बच्चों को साथ में बहुत बिठाना, अच्छी बात है ये। हाँ। उनको वो संस्कार सब आए, उनको नमस्ते वगैरह हाँ, करना, जी, पाँव जी। छूना, वो आते हैं तो उनके साथ में सर्व जनरली सर्वेंट हैं तो भी हम बच्चों को कहते हैं बेटा आप चाय लेके आओ, बहुत आप अच्छी बना बात, के लाओ, बहुत अच्छी बात। तो बैठते हैं, आते हैं। जैसे हमारी गुड़िया पेंटिंग वगैरह, गोविंद जी की तस्वीर बनाई, लोग इतनी तारीफ करते हैं, अगर आप देखो तो आपको ताज्जुब होगा, इतनी बढ़िया बिल्कुल बिल्कुल तस्वीर। देखा जाएगा। और जो वो 9वीं में पढ़ती थी जब उसने बनाई। बहुत अच्छी बात। बहुत तो इतने काबिल बच्चे हैं, उनकी तो तारीफ जरूर होनी पूरा चाहिए। support रहता है और उनको। अभी अभी हमने आपकी वो खमन और पाव भाजी वाली बात की थी। कुछ नाश्ते की टिप्स और देख लेते हैं और फिर बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं कि नाश्ते का टाइम हो गया है, जरा देखते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। हमारे देश में जीवन के विभिन्न रंग हैं, खान पान के विविध ढंग हैं। यही विभिन्नता अलग अलग परिवारों में देखने को मिलती है। और देखने को मिलता है भोजन करने का एक अलग अंदाज भी आपसी प्यार के साथ। हाँ, एक बात और, विभिन्न परिवारों का अपना विशेष व्यंजन खाने में अवश्य मिलेगा। परिवार के सदस्यों का मिलजुल कर एक साथ भोजन करने का आनंद ही कुछ और है। जहाँ सुबह सुबह इतना अच्छा नाश्ता देखा, भूख तो लगी गई है। बिल्कुल, कुछ देर में हम भी नाश्ता करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। जानना चाहेंगे आपसे कि आपको, हमने सुना है कि खेलने का भी काफ़ी शौक रहा है और आपके घर में भी एक स्पोर्ट्स कोर्ट है, तो किस तरह के आपको खेलना पसंद है, किस तरह के गेम्स आप में इंटरेस्ट देखो, है? हमारे बच्चे जैसे बाहर थे, बास्केटबॉल का शौकीन है बच्चे, तब पूरी भी बास्केटबॉल खेलती है तो हमने कोर्ट बनाया हुआ है, अच्छा। बास्केटबॉल खेलते जी। हैं।
बच्चे बैडमिंटन खेलते रहते हैं। तो ये जनरली रेगुलर चलता रहता है कि बच्चों को भी इस चीज़ का शौक है और मैं भी साथ साथ उनके खेलते रहते हैं, एंटरटेनमेंट भी कर देते हैं, उससे एक्सरसाइज भी हो जाती है और एंजॉयमेंट भी हो जाता है। ये घर में कुछ निर्माण में जो आप लगे हैं उसमें घर में जो ये आपने स्पोर्ट्स कोर्ट का निर्माण किया, ये बड़ा अच्छा वो खुद तो भी आप- बेसिक, क्योंकि बच्चों ने पहले ही कहा था पापा ये चाहिए, हाँ। और जो बच्चों की रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से बनाने का हम हाँ। रखते हैं। और खुला मकान है हमारे, कुछ जी ज़्यादा जी जी जी। कमरे कम है, खुलापन ज़्यादा है। आज इतनी सारी बात हो गई, हमने आपके पूरे जीवन चक्र के बारे में जान लिया। यहाँ आकर आपको कैसा लगा सुप्रभात धरती धुरारी के मंच पर? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आने से, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ मिलने से, जी 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 जी। और इंटरेक्शन अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा लगा है। हम कोई मकान बनाते हैं तो वास्तु के हिसाब से बनाते हैं, जी जी इस पर पूरा ध्यान देते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। देश की अपनी जो संस्कार है उनका पूरा हाँ, ध्यान रखते हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं, जी, अपनी जी। कला है उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं, और उसमें आपके साथ बैठने से सही मिल रहा है। आपकी सोच भी वही, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जी, 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 कि अपनी जी। संस्कृति को आगे बढ़ाना ये बहुत ज़्यादा जरूरी जी जी है। जी। जॉइंट फैमिली है, बिल्कुल हेरिटेज है, ये सबको जीवित रखना और आगे बढ़ाना, और वो मेरा भी शौक है एक तरह से। जी हाँ जी संस्कृति अपनी जीवित रहनी जी चाहिए, आगे हाँ बढ़नी चाहिए। जी हाँ। एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि जितने भी नए लोग हैं जो निर्माण कार्य में आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे उन लोगों को? अपनी संस्कृति को और वास्तु के हिसाब से खुले मकान बनाने चाहिए, जिससे कि रहने वाले आदमी को पूरी सुविधा, सिर्फ कमाई सब कुछ नहीं रहनी चाहिए। जी हाँ जी जो हाँ। उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए, और उसके बाद में आपको अगर कमाना तो कमाएं। तो अपनी संस्कृति को और वास्तु को ध्यान में रखते हुए वेस्टर्न कल्चर में, जैसे मैंने बाहर मकान देखी, जी हाँ। वो इतनी टेक्नोलॉजी तो अच्छे काम में ले लेते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन उससे फ्यूचर अपने एटमॉस्फेयर के, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से वो सूट नहीं करते, उसका थोड़ा सा ध्यान रखें जी। कि अपने एनवायरनमेंट और मन में खुश रहने वाला आदमी के मन की खुशी का पूरा ध्यान रख के बनाना चाहिए। बहुत सही बात की, बहुत सही बात की। आज आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। एक सच्चे ईमानदार इंसान से हमने बात की जो बहुत सच्ची ईमानदारी के साथ आगे बढ़े और कामयाब हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद एस.एन. गुप्ता साहब, आप सुप्रभात धरती धुरारी में पधारे। फिर कभी आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। आप सभी से अब इजाज़त चाहेंगे। सुप्रभात धरती धुरारी के इस मंच पर आपसे फिर कभी मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए प्रणय को और कृतिका को, और जाते जाते आनंद लीजिए लोक नृत्य का। आपसे फिर मुलाकात होगी। है हमारी
अरे चांद चढ़ोगी की जान भी बची अब तो गरा पतार परुणी थारी बिन के से दी बिन के ना अरे हाथा में दीरा चढ़ी अरे हथियार में दीरा चढ़ी नैना सुरी मोसारो जी हाथा में दीरा चढ़ी नैना सुरी मोसारो जी कद आशी मत छकियो अरे कद आशी मत छकियो दले